हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि अक्टूबर 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था, और ये फर्स्ट ईयर का पेपर है। और ये कौन सा पेपर है? ये सेकेंड पेपर है। देखो, फर्स्ट पेपर के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर देख सकते हो फर्स्ट पेपर के लिए। बट यहाँ पर हम जो सॉल्व कराने जा रहे हैं ये है सेकेंड पेपर। तो सेकेंड पेपर सभी लोगों को चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो चाहिए तो सबसे पहले आप अपने ग्रुप में, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा या आपके जो भी दोस्त होंगे, ठीक है, उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उनसे बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिस्पांस देंगे, सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो हम इसी तरीके के वीडियो आपके लिए डेली लेकर के आएंगे और क्वेश्चन पेपर आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करा देंगे, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। और ये क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हम टेलीग्राम पर ये क्वेश्चन पेपर शेयर कर देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम पहला ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें से 4 ऑप्शन मिलेंगे और एक ऑप्शन सही होगा, बाकी का सारे गलत होंगे। तो देखो, क्वेश्चंस इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी है। तो लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है फिनाइलफ्रिन एक्ट्स प्राइमरली ऑन व्हिच रिसेप्टर। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। हिंदी में लिखा हुआ है फिनाइलफ्रिन मुख्य रूप से किस रिसेप्टर पर कार्य करता है। तो ये किस रिसेप्टर पर कार्य करता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अल्फ़ा, बीटा 1, बीटा 2, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा 1 पर ये काम करता है, तो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पर ये वर्क करता है। अगर किसी का भी आंसर आपको लगता है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में ज़रूर बता देना है। अब अगला क्वेश्चन है, लिखा है व्हिच ड्रग इज नॉट यूज्ड इन कंट्रोल हार्ट रेट इन वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। तो यहाँ पर दिया गया है वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। अब मैं आपको हिंदी में भी पढ़ के सुना देता हूँ। देखो, लिखा हुआ है वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए किस दवा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखो, इसमें ये पूछा गया है कौन सी दवा ऐसी है जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि यूज नहीं करना चाहिए। तो देखो, ट्रैकीकार्डिया में आंसर इसका हो जाएगा वेरापामिल, ठीक है। वेरापामिल जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है ट्रैकीकार्डिया में। ट्रैकीकार्डिया में इसका यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है 1.3 नंबर का, रिवर्सल ऑफ द इफेक्ट ऑफ बुपेवा कैन टॉक्सिसिटी इज डन विद। इसका हिंदी में भी आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा है बुपेवा कैन टॉक्सिसिटी के प्रभाव को उलट दिया जाता है। तो किसके द्वारा उलट दिया जाता है? तो देखो, यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन है, प्रोपोफॉल है, ठीक है, और ये ऑप्शन में है। बट इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, 20% इंट्रालिपिड। 20% इंट्रालिपिड से जो है बुपेवाकेन के इफेक्ट को उलट दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 1.4 नंबर, लिखा हुआ है ऑल आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन एक्सेप्ट। मतलब इसमें से कौन सा, मतलब इसमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से एक को छोड़ करके लिखा हुआ है मॉर्फिन के प्रतिकूल प्रभाव है सिवाय, ठीक है। तो इनमें कौन सा जो है मॉर्फिन का प्रभाव नहीं रहेगा। तो देखो, लिखा हुआ है सेडिटेशन, ऑप्शन डी है, ट्रैकीकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ट्रैकीकार्डिया। अब ट्रैकीकार्डिया क्यों? तो देखो, अगर मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन क्या करता है? मॉर्फिन जो है वो कॉमनली देखा जाए तो क्या करता है? वो करता है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। क्या करता है? मॉर्फिन ब्रेडिकार्डिया करता है।
बट यहाँ पर ट्रेकिकार्डिया दिया गया है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ये जो है मॉर्फिन से नहीं होगा। बाकी का मॉर्फिन का अगर कोई यूज करेगा तो वो सारा कुछ देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन भी, रेस्पायरेटरी डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा और सिडेशन, बेहोशी भी देखने को मिलेगी, बट ट्रेकिकार्डिया नहीं देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 1.5 का लिखा, मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड इन मोनोफेजिक डेफिब्रिलेटर्स। कितनी मैक्सिमम जो है एनर्जी यूज करते हैं किसमें, डेफिब्रिलेटर में। इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ के सुना देता हूँ। मोनोफेजिक डेफिब्रिलेटर में उपयोग की जा सकने वाली अधिकतम ऊर्जा कितनी है। तो आप लोगों को अगर पहले से पता है तो कमेंट में बता देना, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बी नंबर इसका हो जाएगा 360 जूल। तो ये सिंगल शॉक में इतने जूल जो है हम लोग देते हैं जिससे हार्ट को रीस्टार्ट किया जा सके, मतलब रीस्टार्ट करने में हेल्प हो। अब हम सॉल्व करेंगे, चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इनमें से 5 क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रू एंड फॉल्स हैं, तो उनको आपको अच्छे से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला क्वेश्चन है, डेस्फ्लोरेन वेपोराइजर डज नॉट नीड हीटिंग। ठीक है, मतलब डेस्फ्लोरेन वेपोराइजर को गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। तो आप लोगों को क्या करना है, इसे फॉल्स लगाना है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डेस्फ्लोरेन वेपोराइजर को हीट करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों, देखो जो हमारा वेपोराइजर है डेस्फ्लोरेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वो 22.8 अंश सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जो कि एक रूम के टेम्परेचर के बराबर, मतलब कि आसपास है। ठीक है, रूम टेम्परेचर जितना होता है वो करीब 24 के आसपास होता है। ठीक है, तो उसी के आसपास ये भी हो जाएगा, बट क्या होगा कि इसे हमें हीट करना पड़ता है कम से कम 39 अंश सेंटीग्रेड तक। तो इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग मैकेनिज्म वर्क करता है, जिससे ये 39 अंश सेंटीग्रेड तक हीट हो जाता है। तो इसलिए डेस्फ्लोरेन को हीट करना पड़ता है। अगर यहाँ पर हीट लिखा होता तो ट्रू हो जाता, बट यहाँ पर डज नॉट नीड लिखा हुआ है हीटिंग के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो देखो ये सही है, ट्रू हो जाएगा। लिखा नाइट्रस ऑक्साइड इज लिक्विड एट, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड में ही रहेगा। सो मैं क्लियर कर दूं, देखो क्या होता है कि ये नाइट्रस ऑक्साइड मतलब कि प्रेशर में अगर रहेगा हम इसे, ठीक है, तो ये द्रव के रूप में रहेगा, लिक्विड के रूप में। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर में इसका यूज करेंगे रूम टेम्परेचर में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ठीक है, तो इसे हम ट्रू लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो बिल्कुल लिक्विड में भी रहेगा, बट ये प्रेशर में इसे हम द्रव के रूप में स्टोर रखते हैं। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो मैं आपको बता दूं, देखो जो नाइट्रस ऑक्साइड है, तो नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर में इसे स्टोर करके रखते हैं, तो जब भी स्टोर करके रखेंगे तो ये क्या रहेगा, लिक्विड में रहेगा। ठीक है, मतलब कि स्टोर करके रखेंगे, मतलब उसे प्रेशर करके रखेंगे सिलेंडर में, तो वो लिक्विड में रहेगा, और जब हम उसका यूज करेंगे तो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जो हमारा सिलेंडर है वो किस में रखेंगे, हम रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 2.3 नंबर, इन जनरल एनेस्थीसिया प्री ऑक्सीजनेशन इज डन विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो जब भी क्या होता है कि जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब कि इंडक्शन के टाइम पर, ठीक है, तो उसमें क्या प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं, तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हम प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं, प्री ऑक्सीजनेशन वो 100% ऑक्सीजन के साथ करते हैं, वो भी इंडक्शन के टाइम पे, जिससे क्या हो, हाइपोक्सिया को मतलब कम किया जा सके। तो कम से कम 3 से 5 मिनट तक प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं 100% ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स हमारा। अब अगला क्वेश्चन है, रीक्रोनियम इज लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, मतलब कि रीक्रोनियम जो है लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। अब ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो रिक्रोनियम जो है लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट नहीं होता है, बल्कि ये होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होता है, ना कि लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीकोलिन रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो क्या हो जाएगा, हिंदी में मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। लिखा हुआ है एसिटाइक्लोलाइन रिसेप्टर्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल मौजूद होते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करेंगे। 3.1 क्वेश्चन है कि सीवोफ्लोरेन वेपोराइजर इज इन कलर। तो सीवोफ्लोरेन जो वेपोराइजर होता है उसका कलर क्या होता है, आप लोगों को बताना है। तो बहुत सारे लोगों को पता है, मैं आपको बता देता हूँ। उसका कलर जो होता है वो होता है येलो, ठीक है। सीवोफ्लोरेन येलो कलर का होता है। अब अगला क्वेश्चन है 3.2 पिन इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज। जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, इसका पिन इंडेक्स सिस्टम क्या होगा, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है इसका पिन इंडेक्स सिस्टम क्या होगा, तो ये चीज़ आप लोगों को कमेंट में बतानी होगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताएंगे। तो आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना है, ठीक है। पिन इंडेक्स सिस्टम क्या होगा, और देखते हैं कितने लोग राइट आंसर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 3.3 नंबर, थायोपेंटोन इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड इन कंसंट्रेशन। तो जो थायोपेंटेन इंजेक्शन होता है कितनी कंसंट्रेशन में तैयार करते हैं, तो वो होता है 2.5%, ठीक है। 2.5% कंसंट्रेशन में जो है प्रिपेयर्ड करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बुपेवाकेन। अगला क्वेश्चन है बुपेवाकेन इज आ एजेंट, ठीक है। तो बुपेवाकेन कौन सा एजेंट है, तो ये होता है हमारा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। तो यहाँ पर क्या फिलअप करना है, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऐसी बात नहीं कि कोई भी क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट आया है। अब अगला क्वेश्चन है चेस्ट कंप्रेशन इन सीपीआर इज डन एट द रेट ऑफ। तो जब भी हम सीपीआर देते हैं तो 1 मिनट में कितनी बार देते हैं, तो 1 मिनट में 100 से 120 पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है मिनट, ठीक है। तो जब भी हम सीपीआर देते हैं डन एट रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर शॉर्ट आंसर आप लोगों को करना है। तो पहला क्वेश्चन है 4.1, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में आपको लिखना है, और एक्शन पोटेंशियल, फिर ठीक है, ग्लाइकोपाइरोलेट के बारे में आपको लिखना है, इसकी डिफिनीशन लिखना है, कब यूज करते हैं, कितना डोज होता है, साइड इफ़ेक्ट इसके क्या होंगे, कंट्राइंडिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद इसके बारे में लिखना है, अम्योडेरोन के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। और अगला क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ नोराडेलिन, डोपामिन एंड नाइट्रोग्लाइसरीन, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 5.1 का कि कोड ब्लू के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या है, 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है। तो पहला क्वेश्चन है कोड ब्लू। तो कोड ब्लू तो आपको लिखना ही लिखना है, लगभग कोड ब्लू काफ़ी आसान है, जो कि एक टीम होती है, जो इमरजेंसी टीम होती है, जो कि कार्डियक अरेस्ट के लिए एकदम रेडी रहती है। और इसमें क्रैश कार्ट भी होता है, जिसे हम लोग इमरजेंसी ट्रॉली कहते हैं, जिसपे इमरजेंसी का सारा सामान प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है
5.2 नंबर, ठीक है, एन्यूमरेट सेफ्टी फीचर्स ऑफ एनेस्थीसिया मशीन, ठीक है, एनेस्थीसिया मशीनों की सुरक्षा विशेषताएं बताइए। तो एनेस्थीसिया मशीन के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद 5.3 नंबर है, इसमें हेडिंग आपको दी है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इन हेडिंग के अंदर आपको मेंशन करना है सारी चीज़ें। लिखा हुआ डिस्क्राइब सेंट्रल न्यूरोजियल ब्लॉक अंडर फॉलोइंग हेड्स, ठीक है, तो इनके अंतर्गत आपको आंसर लिखना है, ठीक है। पार्ट प्रिपरेशन इसके अंतर्गत लिखना है, और प्रिपरेशन ऑफ ट्रॉली के बारे में लिखना। पार्ट्स एंड साइज ऑफ स्पाइनल नीडल इसके बारे में लिखना। पार्ट्स एंड साइज ऑफ एपिड्यूरल सेट, तो इसके बारे में आपको लिखना है। और वो अगला क्वेश्चन है 5.4 डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ईसीजी, ठीक है, तो ईसीजी किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ईसीजी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया किस तरीके से दिखाएगा, ट्रैकिकार्डिया किस तरीके से दिखाएगा ईसीजी में, मतलब जितना भी आपको आता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है, कलर कोडिंग क्या होती है, और कहाँ कहाँ पर ईसीजी, मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब अगला क्वेश्चन है 5.5 नंबर डिस्क्राइब प्री एनेस्थेटिक चेकअप अंडर फॉलोइंग हेड्स। तो देखो पीएससी, आप लोगों को तो देखो एनेस्थीसिया के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पीएससी तो पता ही होगा, तो पीएससी के बारे में यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या क्या लिखना है, पीएससी पर्पज, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग आपको पहले से दिया गया पर्पज, मतलब पीएससी क्यों करते हैं, पीएससी इसीलिए करते हैं कि एनेस्थीसिया देते टाइम जो भी कॉम्प्लिकेशन है, रिस्क है, उसे कम किया जा सके। पहले से ही सारी चीज़ें पता रहेंगी कि हाँ ये चीज़ें हैं, और हमें कॉन्ट्राइंडिकेशन भी पता रहेगा कि इस पेशेंट में ये चीज़ नहीं देना है या फिर ये चीज़ नहीं करना है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, पर्पज हो जाएगा। पहले से हमें पता रहेगा कि हाँ पेशेंट का वेट कितना है, हाइट कितनी है, ठीक है, माउथ ओपनिंग कितनी होती है, ये सारी चीज़ें पता रहेंगी, तो हमें उससे पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद राइट थिंग्स दैट आर असेस ड्यूरिंग चेकअप, ठीक है। अगला लिखा है कि चेकअप के दौरान मूल्यांकन की जाने वाली कोई बातें लिखें, ठीक है। तो अब चेकअप के दौरान क्या क्या करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, या फिर आप कोई दवा तो नहीं लेते हैं, और इस टाइम पे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, जुकाम तो नहीं है, फीवर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें उससे पूछते हैं, और उसके फैमिली बैकग्राउंड पूछते हैं, हर चीज़ें उनसे जानकारी ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, और अल्कोहल लेता है कि नहीं लेता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, स्मोक करता है कि नहीं करता है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है। 5.6 क्वेश्चन है राइट डाउन नेम ऑफ एनी 5 इमरजेंसी ड्रग्स, ठीक है। तो 5 इमरजेंसी ड्रग के बारे में आपको लिखना है, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और डिस्क्राइब एनी वन, ठीक है, कोई एक के बारे में आप लोग अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मान लिया आपको किसी के भी बारे में पता है कि उसका डोज कितना होना चाहिए, ठीक है, और कितने ml का होता है, ठीक है, सारी चीज़ें अगर आपको उसके बारे में पता है, कितने mg का आता है, तो सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। तो फिलहाल ये था एनेस्थीसिया का क्वेश्चन पेपर, जो कि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा पूछा गया था, और अक्टूबर 2024 के एग्ज़ाम में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपने पूरा वीडियो लास्ट तक देखा है, तो प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ आपने पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच किया है, ठीक है। और ऑक्सीजन का पिन इंडेक्स सिस्टम आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बता देना, जिससे हमें पता रहे कि हाँ आपने ये वीडियो पूरा देखा है। और प्लीज़ आपसे फिर कहूँगा, अगर आप वीडियो शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपके एनेस्थीसिया के फ्रेंड्स हैं उन तक, और वो लोग भी देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हम इसी तरीके के वीडियो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँगे। तो आप लोग चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कोई और क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा,